वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग्स विद मनी। मैं हूं आपका मेजबान मनी और जैसे कि मैंने बताया था कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रोफेसर अली नदीम रजावी से, जो कि जाने माने हिस्टोरियन हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं। साबिक आप सेंटर फॉर एडवांस स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और आप साबिक हेड हैं इस डिपार्टमेंट के। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान में लगातार क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है हिस्ट्री का। बहुत बार हम भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो इंतहा पर पहुंच गया ऐसा लग रहा है। हिंदू खतरे में है की राजनीति अब इस तरह से हो रही है कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब भी कह रहे हैं कि औरंगजेब आलमगीर मुगल शहंशाह, उनकी कब्र जो खुलदाबाद में है उसकी अब वहां पर जरूरत नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सतारा के एमपी उदय राजे भोसले, जो कि छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट कहते हैं खुद को, उन्होंने भी कहा कि जहां पर शिवाजी और संभाजी के देश में औरंगजेब की कब्र क्या कर रही है, ऐसा एक उन्होंने सवाल उठाया। अब हाईएस्ट ऑफिसर से, स्टेट का हाईएस्ट ऑफिस चीफ मिनिस्टर का होता है, चीफ मिनिस्टर साहब ही कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र वहां पर क्यों क्या कर रही है। इससे पहले 2022 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने इस तरह का डिमांड किया था, तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसको बंद कर देना पड़ा था 5 दिनों के लिए। लेकिन यह खतरा लगातार मंडरा रहा है, ऐसा लग रहा है औरंगजेब की कब्र पर। भारत विश्व गुरु बन गया है हमें बताया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से लगातार हिंदुस्तान की मीडिया में सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की बातें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी साहब, उनको पूरे बजट सत्र से निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है औरंगजेब की तारीफ करने के लिए। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब का निज़ाम अच्छा था, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, और हर कोई फूला फला था उनके दौर में। इसी की वजह से उनके खिलाफ केस भी हो गया है और उनको जो है लेजिस्लेचर से हटा दिया गया है पूरे बजट सेशन के लिए। क्या है ये औरंगजेब ऑब्सेशन? बादशाह को 1707 में खत्म हो गए थे, जहां फानी को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद आज भी औरंगजेब का नाम क्यों लिया जा रहा है? आइए प्रोफेसर रजावी से हम जानते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। गुड इवनिंग प्रोफेसर रजावी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। गुड इवनिंग टू यू फ्रॉम इंडिया, एंड आई थिंक इस वक्त आपके यहाँ सुबह हो रही होगी। सुबह हो रही है, जी जी बिल्कुल, 8 सुबह हो रही होगी, तो गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का जी। और इसलिए भी मनी मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में अब कोई सही बात सुनने को भी तैयार नहीं है। जो आजकल का माहौल है, जो हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे अब इस मुल्क के में सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन रहा, बल्कि उसके साथ में इतिहास मुक्त भारत भी बनाया जा रहा है। और इतिहास को रिप्लेस किया जा रहा है। एक संस्कृत पे टर्म है मिथ्य, जो माइथोलॉजी से डिफरेंट है जी। मतलब मिथ्य से मुराद है कि जो मैं चाहूं, जो मेरी विशफुल थिंकिंग हो, उस हिसाब से। तो एग्जैक्टली पिछले तकरीबन 1 दशक से यही एक कोशिश चल रही है और उसी पे अमल हो रहा है और उसी का एक्सटेंशन है जो आज ये औरंगजेब को लेके जो मामला, जो चीजें ये खड़ी कर रहे हैं, जिस टाइप के बयानात आ रहे हैं, ये उसी के नुक्ता नजर से एक चीज है। और ये हालांकि पहली बार तो नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कर्नाटका में अरेस्ट हो गए थे कुछ युवा, जब औरंगजेब आलमगीर का तस्वीर लेकर के, पोस्टर लेकर के कहीं पे गए थे, तो उन पे केस हो गया, अरेस्ट हो गए। और अब तो अबू आजमी साहब, जो कि एक बड़े लीडर हैं, मतलब एसपी के होते हुए भी जीते हैं महाराष्ट्र में इलेक्शंस इस दौर में, तो जरूर उनमें कोई खास बात तो होगी, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब माफी भी मांगे हैं और वो कह कि मुझे मीडिया ने जो है मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। कोई अगर तारीफ भी करेगा तो फिर केस हो जाएगा, ऐसा एक खौफ का माहौल मुझे समझ में आ रहा है कि मैं देख रहा हूं लोग खुल के नहीं बोलना चाहते। यानी कि जो एक चीज को क्लियर करने के लिए जो पहले आर्टिकल्स भी लिखे जाते थे, मैंने भी लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मैं था, आपको मालूम है, आप कोटेड भी थे उसमें, लेकिन अब वो आर्टिकल्स भी बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मनी, मैं इसमें एक बात आपको रोक के कहना चाहूंगा कि देखिए मसला क्या है
कि अबू आजमी अपने को डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी बात तोड़ बढ़ो के पेश की गई थी। कोई एक भी ये आगे बढ़ के नहीं कह रहा कि आखिर ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। 1947 में हम आजाद हुए थे। 1950 में अंबेडकर जी का ड्राफ्टेड एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला था, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक राइट टू स्पीच गारंटी की गई थी, और हर एक को ये इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हक था कि वो अपनी बात को कहें, रखें, और जो चाहे वो अपने, जब तक के दूसरों को नुकसान नहीं पहुंच रहा, जब तक उस पे अमल करें। सवाल ये पैदा होता है कि कौन किसकी तारीफ कर रहा है या कोई किसकी बुराई कर रहा है। अगर उस पे आप एक्शन ले रहे हैं तो क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? हो सकता है कि औरंगजेब बहुत ही बुरे हों, हो सकता है बिल्कुल बुरे ना हो, और ये मुझे हक हासिल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ के तहत कि मैं अपना ओपिनियन कायम करूं। दूसरी चीज ये कि हिंदुस्तान में या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक को यह हक हासिल है कि जो आइडियोलॉजी चाहे वो उसको प्रोफेस करे, उसको फॉलो करे। तो क्या आज हालात ये हो गए हैं कि एक यूनिवर्सिटी में अगर कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च हो, आप सिर्फ औरंगजेब की बात मत कीजिए, एक कोई रिसर्च कर रहा है, उसके ऊपर आप ये नोटिस सर्व कर रहे हैं कि आपने ये टॉपिक कैसे चूज किया, उसको जॉब से निकाला जा रहा है। तो एक्चुअली हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस वक्त डेमोक्रेसी बिल्कुल अपने लोएस्ट एप पे है, और बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है कि जैसे एक जमाने में नाजी जर्मनी में जिस तरीके से नाजी पार्टी का कंट्रोल बढ़ रहा था, और जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही थी, या मसोलिनी के पीरियड में फाशिज्म का जो ग्रोथ थी, तकरीबन वही हालात आज हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ ये औरंगजेब का मसला नहीं है, ये इन जनरल है। देखिए, और मैं आपको ये भी मनी ये याद दिलाना चाहूंगा कि ऑल दिस स्टार्टेड विद द अयोध्या मूवमेंट। अगर आप याद करें तो अडवाणी जी की रथ यात्रा जी जहां जहां से गुजरती थी, वहां बाबर की औलाद करके नारे लगते थे। अब उससे बढ़ के अब बाबर को लोग शायद भूल गए। अब वो आजकल ग्रेजुएट हो गए हैं और वो अब औरंगजेब को याद कर रहे हैं। तो मसला सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान में जिस टाइप से ये हो रहा है, जिस तरह से डेमोक्रेसी को सफोकेट किया जा रहा है, वो सिर्फ आज की बात नहीं है, और शायद सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये डिकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम है, और इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, मतलब अगर आप नाजी जर्मनी को भी देखें और सारा ब्लेम आप सिर्फ हिटलर पे रख दें और उस पीरियड की आवाम को भूल जाएं, तो मेरे ख्याल में ये भी गलत होगा। दे फैसिलिटेटेड हिज ग्रोथ, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया। और ऐसे माहौल में आप जैसे तारीखदानों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बात खुल के लिखना भी चाहें, कहना भी चाहें, तो फिर वो प्लेटफॉर्म्स कहाँ हैं जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे। ऐसा है कि हर यूनिवर्सिटी में आहिस्ता आहिस्ता जिस टाइप से यहाँ ऊपर हो रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे 2020 NEP के नाम पे जिस टाइप से रिसर्च को किल किया जा रहा है, जिस टाइप से एक यूनिफॉर्म सिलेबस बना के ऑल इंडिया लेवल पे उसको नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, आप पूरा एकेडमिक कैरेक्टर और जो इंडिपेंडेंस ऑफ रिसर्च थी उसको आप खत्म कर रहे हैं। आप हर एक को एक पैमाने से नापना चाहते हैं, एक यूनिफॉर्म कोड रखना चाहते हैं। वो सिर्फ UCC नहीं है, बल्कि इवन थॉट प्रोसेस में भी आप ये चाहते हैं कि सिर्फ एक थॉट प्रिवेल करे, इसके अलावा कुछ ना हो।
कुछ साल पहले शायद यूजीसी की तरफ से एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा जा रहा था कि वो आप अपने पीएचडी टॉपिक्स भी एक लिस्ट से ही चूज कर सकते हैं। शायद यूजीसी का तकरीबन वही हो रहा है, तकरीबन वही हो रहा है। अब जैसे आजकल इन्होंने ये किया है जो नए एजुकेशन पॉलिसी में कि एमए अब 1 साल का होगा, 2 साल का खत्म हो गया। एमफिल को तो अब बंद ही कर 1 दिया है। साल में एमफिल को तो बंद ही कर दिया है जी। एमफिल को तो खैर बंद कर दिया। अब 1 साल में आप क्या पढ़ाएंगे, क्या छोड़ेंगे? आप तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीए के बाद वो डायरेक्ट रिसर्च पे भी आदमी आ सकता है। अभी पिछले 1 महीना पहले जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ, सो कॉल्ड सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एएमयू, यहाँ पे एक सिलेबस तैयार किया जा रहा था जो एमए का 1 ईयर कोर्स जो शुरू होने जा रहा है। मनी, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो प्रपोजल दिया गया था बोर्ड ऑफ स्टडीज में, उसमें कोर्सेज 15th सेंचुरी पे खत्म होके और 1857 से शुरू किए जा रहे थे। बीच में 16th 17th सेंचुरीज दोनों गायब की जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसको अभी हम लोगों ने रिटेन किया है। तो हालात ये हैं, जो एक सेंटर कहलाता है मिडिवल स्टडीज का, आप वहीं से मुगलों को खत्म कर रहे हैं। वाओ। और कोई और नहीं कर रहा है। जो पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, उन्हीं के हाथों से इसको, वो डर, वो खौफ है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है, आवाज उठाने को तैयार नहीं है। वाह। और ऐसे माहौल में क्यों ना औरंगजेब पे ही हमले हो। मतलब मीडिया में मैं देख रहा था पिछले 2 हफ्तों से लगातार इसी बात पे बात हो रही है कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं मालूम होगा, कोई शऊर नहीं पैदा होगा फिर तो। हर इस आदमी को, उस इंडिविजुअल को, उस हीरो को डेवलप किया जा रहा है जिससे आप हिंदू मुस्लिम क्लैश को दिखा सके। आपने गौर किया होगा कि अकबर तो आप बहुत बुरे हो गए, नेगेटिव हो गए। अब अकबर को बुरा कहा जाता है जी, लेकिन जो उन्हीं के पॉलिसी पे अमल कर रहे थे, दारा शिकोह, जिन्होंने तकरीबन वही कदम उठाए थे, वही पॉलिसी पे अमल किया था जो अकबर की थी, आप उसको एज अ गुड मुस्लिम, आप उसको एज अ हीरो उठा रहे हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सिलेबस यूजीसी वगैरह ने जो प्रपोज किया है, उसमें अकबर तो सिरे से गायब है। दारा पढ़ाए जाएंगे। क्यों? दारा से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि दारा के थ्रू आप औरंगजेब को गाली देंगे। आप को गाली देने के लिए शिवाजी का इस्तेमाल करेंगे। न इनको शिवाजी से मोहब्बत है, न दारा से मोहब्बत है। इनको सिर्फ ये चाहिए कि आवाम को, जो जाहिल है, उसको मजहब में फंसाए रखें और एक दी अदर, एक विलन पेश करते रहें ताकि अपनी हर बुराई पे पर्दा पड़ता रहे और आवाम जो है उन चीजों के खिलाफ लगी रहे और लड़ती रहे। जिहालत की आलम आप ये देखिए कि एक मूवी बनी छावा नाम से जी, जिसमें औरंगजेब को बहरहाल एक एज अ सैवेज दिखाया गया। ये आपका हक है, जैसा आप चाहें दिखाएं। मैं जिहालत की बात कर रहा हूं कि उस मूवी के बाद, उस मूवी में जिस किले में दिखाया गया था कि औरंगजेब ने दौलत इकट्ठी की थी जी, उस इलाके के लोग अब वो कुदाल लेके और वहां खोदने और रात के वक्त खजाना टॉर्च लेकर के और टॉर्च लेके। और वही नहीं, आज या कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि वहां के डीएम साहब ने भी ये कहा है कि एएसआई को हम यहाँ बुलाएंगे और उनसे खुदाई करवाएंगे। बताइए। तो अब ये तो जब जहालत का आलम है तो आप क्या कहिएगा। इसीलिए ये सब सक्सीड कर रहे हैं। प्रोफेसर रज़ावी, वक्त में मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस बात पर और भी डिटेल में आपसे बात करनी पड़ेगी कभी और। लेकिन अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।